Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video we are going to discuss very important topic Kirchhoff's rules. Kirchhoff rules किसे कहते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि ओहम लॉ और Kirchhoff rules का डिफरेंस क्या है। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ओहम लॉ किसे कहते हैं। ओहम लॉ के लिए आपने एक सर्किट यूज़ किया था जिसके अंदर एक ही रजिस्टर होता था और एक ही बैटरी यूज़ करते थे। तो ओहम लॉ में आपने फार्मूला जो डिस्कस किया था V इज इक्वल टू आई आर। तो आपके पास जो ओहम लॉ है ये सिंपल सर्किट के लिए यूज़ करते थे। सिंपल सर्किट जिसमें एक ही रजिस्टर और एक ही वोल्टेज यूज़ करते थे और इसी में आपने करंट फाइंड करना है या रजिस्टर फाइंड करनी है और उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको फाइंड करना है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते थे। लेकिन अगर किर्चॉफ रूल्स की बात करें तो इसमें आपके पास मल्टीपल बैटरीज हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं V1 100 वोल्ट 10 वोल्ट की, V2 आपके पास 20 वोल्ट की बैटरी होगी। तो और उसके बाद जो है मल्टीपल आपके पास रेजिस्टेंस होंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये एक कम्प्लेक्स किस्म का रूल्स हो, ये कम्प्लेक्स किस्म के सर्किट जो होगा उसमें हम ओहम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाला फार्मूला इस किस कम्प्लेक्स सर्किट के लिए जो है ना वो वैलिड नहीं है। तो इसके लिए हम जो है अलग से वोल्टेज चेंज जो होता है उसके लिए हम फार्मूला निकालेंगे और इसकी जो रेजिस्टेंस है इसमें जो इतना भी करंट है उसको फाइंड करने के लिए हम एक KVL रूल यूज़ करेंगे, किर्चॉफ रूल्स यूज़ करेंगे। तो ये इनमें डिफरेंस है। ओके, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किर्चॉफ रूल्स। किर्चॉफ दो किस्म के रूल है, एक है किर्चॉफ फर्स्ट रूल और एक किर्चॉफ सेकंड रूल। किर्चॉफ फर्स्ट रूल्स है, इसको हम किर्चॉफ करंट रूल्स भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें करंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किर्चॉफ्स फर्स्ट रूल की डेफिनेशन क्या है। सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज ज़ीरो, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आप लिख सकते हो कि सम ऑफ आई समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू ज़ीरो। जिस तरह आप एक सर्किट में देख रहे हैं, आपके पास आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है, आपकी बुक से लिया गया है। ये I1 करंट है जो इस वायर के अंदर से पास हो रहा है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है I1 और एक A पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो इसी तरह आपके पास एक और लूप है I2, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी I2 है, इसकी डायरेक्शन भी पॉइंट A की तरफ है। ये यहाँ पे ये दो करंट आपस में मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आगे एक और आप लूप देख रहे हो कि I3, ये यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन जो आउटवर्ड शो की गई है, यहाँ से चार्ज अवे मूव कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास I4 है, यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन जो है वो अवे मूव की शो की गई है। तो ये आपके पास एक मीटिंग पॉइंट A है। यहाँ पे जो करंट इंटर हो रहा है वो I1 और I2 है। यहाँ से जो चार्ज अवे मूव कर रहे हैं वो आपके पास I3 एंड I4 है। तो फिर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट पॉइंट इन अ सर्किट इज ज़ीरो। इस सर्किट पे जो भी करंट मीट कर रहा है उनका सबका जो सम है I1 I2 I3 एंड I4 वो ज़ीरो होगा। तो I1 ये चार्ज और I2 चार्ज और I3 और I4 में आपस में डिफरेंस क्या होगा उसको हम देखते हैं कन्वेंशन में। पॉजिटिव करंट कौन सा होगा? करंट टूवर्ड्स अ ए पॉइंट, जो करंट ए पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, जो चार्ज जो है ए पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं करंट टुवर्ड ए पॉइंट, वो आपके पास पॉजिटिव करंट होगा। ये वाला I1 एंड I2 ये पॉजिटिव करंट लिया जाएगा। और जो नेगेटिव करंट कौन सा होगा? करंट अवे फ्रॉम अ पॉइंट, जो ए पॉइंट से अवे मूव कर रहे होंगे करंट या चार्जेस, वो आपके पास नेगेटिव होंगे। तो अब हम इसके प्रूव को देखते हैं, KVL रूल्स को कैसे प्रूव करते हैं। फर्स्ट रूल्स को हम कहते हैं कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है। कंसीडर 4 वायर कैरिंग करंट I1 I2 I3 एंड I4। ये आप देख सकते हैं 4 वायर I1 I2 ये I3 एंड I4। तो आपने देखा था रूल्स के मुताबिक कि जो करंट जो है चार्ज ए पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं I1 एंड I2, उनको हम पॉजिटिव लेंगे। I1 I2 इनको आपने पॉजिटिव लिया और जो पॉइंट ए से अवे मूव कर रहे होंगे चार्ज या करंट, उनको हम I3 एंड I4 को बोलेंगे। जिस तरह ये उनको हमने नेगेटिव लेना है, -I3 -I4, इनका जो सम है वो इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -I3 है और -I4 उस साइड पे जाके I4 प्लस हो गए, I3 प्लस I4 ये ज़ीरो वाली साइड पे आ गए। तो आप ज़रा ये देख सकते हैं कि ये आपके पास वो करंट है जो मूविंग टुवर्ड A है और ये वाला I3 एंड I4 ये क्या है? अवे फ्रॉम या इंट्री लिविंग फ्रॉम ए पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो
दिस लॉ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जितने चार्ज इंटर हो रहे हैं उतने ही चार्ज ये लीव कर रहे हैं। तो हम इसको मज़ीद एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये MCQs के लिए है। इफ़ देर इज़ नो सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज, अगर हम कोई भी यहाँ पे सिंक और सोर्स नहीं यूज़ कर रहे जो कि करंट को यूज़ करे या स्टोर करे, तो फिर हम कहेंगे कि इंटरिंग करंट इज़ इक्वल टू लीविंग करंट। तो हमारा जो इंटरिंग करंट है, जो करंट इसके अंदर इंटर हो रहा है, वो इक्वल हो जाएगा लीविंग करंट के। स्टूडेंट अब हम ज़रा न्यूमेरिकल में इनको कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये एक सर्किट है, अलग किस्म के हम सर्किट यूज़ करेंगे ताकि जो है हम इनको अच्छी तरह डिस्कस कर सकें। तो आपके पास जो है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लूप है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है एक ये, और एक मेरे पास यहाँ पे भी एक अलग वायर है। इसमें जो करंट आ रहा है ये I1 है और इसमें जो करंट आ रहा है I2 है। और एक और मैं सर्किट यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी ले सकते हैं, जिस तरह भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए। ये आपके पास I3 है, ये आपके पास A पॉइंट है जहाँ पे ये आपस में मीट कर रहे हैं। आगे भी आपके पास अलग सिचुएशन हो सकती हैं, जिस तरह आप ये देखें कि आपके पास यहाँ से करंट ये लीव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी करंट लीव कर रहा है। ये मैं इस तरह का कम्प्लेक्स सर्किट बना रहा हूँ ताकि आप इसके फार्मूला को यूज़ करते, फार्मूला आपने वही यूज़ करना है, इंटरिंग करंट इज़ इक्वल टू लिविंग करंट वाला। तो उसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास जो है ना कितने इसके अंदर जो टोटल करंट है वो क्या है। अब ज़रा ये देखें, मैंने इसको यूज़ किया और ये मेरे पास ये आपने देखा था I1 I2 I3 है, और ये आपके पास जो है I4 है, और ये आपके पास I5 है, और ये आपके पास I6 है, और ये आपके पास I7 है। तो अब ये इंटरिंग करंट है, ये सारा वाला ये वाला करंट इंटरिंग करंट है, और ये भी इंटरिंग करंट है, ये इंटरिंग करंट है। इनको हम पॉजिटिव लेंगे तो हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, I1 आएगा पॉजिटिव प्लस I2 आएगा प्लस I3 आएगा, ठीक है। इक्वल किसके हो जाएंगे, जितने आपके पास ये लिविंग करंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इससे जो इस साइड पे अभी मूव कर रहे हो आपके पास सारे नेगेटिव होंगे, तो इसमें माइनस I5 ले लेंगे। इसी तरह आप माइनस I6 लेंगे, ठीक है, तो इसी तरह माइनस I7 लेंगे। तो आपको पॉइंट स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा कि जितना भी इंटरिंग करंट है या लिविंग करंट है ये एक दूसरे के इक्वल होगा। इसी तरह इनकी कुछ वैल्यू हो जाएगी। अगर बोला जाए I4 आपके पास 3 एम्पेयर है, आई वोल्टेज आपके पास 2 एम्पेयर है, तो इसी तरह इनकी वैल्यू होगी। तो आप इसी फार्मूले में इनकी वैल्यू को पुट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं नेक्स्ट किरचॉफ सेकंड रूल्स। किरचॉफ सेकंड रूल्स क्या है, इसकी डेफिनेशन है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। किरचॉफ सेकंड रूल के लिए सबसे पहले जो शर्त है वो ये है कि आपके पास एक क्लोज सर्किट होना चाहिए। केवीएल रूल में आपने देखा था क्लोज सर्किट नहीं था, लेकिन किरचॉफ सेकंड रूल में आपके पास क्लोज सर्किट होना चाहिए और लूप होना चाहिए जिसमें जो है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जो है वो ज़ीरो की इक्वल होगा, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म आप देख सकते हैं समेशन V इज़ इक्वल टू ज़ीरो। केवीएल फर्स्ट में आपने समेशन I यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे समेशन V इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हम वोल्टेज को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास कहते हैं ये एक सर्किट है, ठीक है, ये आपके पास एक बैटरी E1 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैटरी E2 यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल्स बैटरी है, 2 बैटरीज़ हैं, और ये आपके पास रेजिस्टेंस R1 है और ये आपके पास रेजिस्टेंस R2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ओहम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ओहम लॉ एक सिंगल वोल्टेज और सिंगल बैटरी के लिए यूज़ करते थे, सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 ही बैटरीज़ हैं, तो इनके लिए हम किरचॉफ सेकंड रूल्स बनाएंगे, इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं सबसे पहले, कंसीडर अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन द सेल ऑफ लार्जर EMF। इफ़ E1 इज़ ग्रेटर दैन E2 देन करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास ये एक बैटरी है E1 और एक बैटरी है E2। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पे आपको पता है कि पॉजिटिव करंट होता है, कन्वेंशनल करंट जो है, ये बैटरी यहाँ से करंट प्रोड्यूस कर रही है पॉजिटिव करंट,
और यहाँ से E2 भी करंट प्रोड्यूस कर रही है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब हम कौन सा करंट को यूज़ करेंगे? उसके लिए सबसे पहली इक्वेशन ये जो आपके पास सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास दो बैटरी हैं, आप ये देखें कि करंट किस बैटरी से मूव करेगा। उसको देखने के लिए आपने देखना है कि करंट बैटरी बड़ी कौन सी है, लार्जर बैटरी कौन सी है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि E1 ग्रेटर देन है E2 के, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो बैटरी है E1, ये बड़ी बैटरी है। तो हमने इस करंट की डायरेक्शन लेनी है। यहाँ से क्या होगा, करंट जो है ये यहाँ पॉजिटिव वाली साइड से मूव करेगा। इस रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होंगे। यहाँ पे जो भी करंट यूज़ होगा उसको हम नेगेटिव वोल्टेज लिखेंगे क्योंकि हम वोल्टेज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास E1 है, तो यहाँ पे आप ये वोल्टेज E1 EMF आपको मिल रहा है। यहाँ पे V1 या E1 लिख दो इसको। यहाँ से आपको करंट गेन होगा क्योंकि ये बड़ी बैटरी है, तो यहाँ पे करंट गेन होगा। यहाँ से करंट मूव करेगा, रेजिस्टेंस के अंदर से पास होगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो नेगेटिव में, यहाँ पे एनर्जी लॉस होगी। यहाँ से आगे फिर आप देखें ज़रा, यहाँ पे एक और पॉइंट याद करें कि अगर ये करंट हाई से लो की तरफ जा रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे। यहाँ पे भी ये बैटरी है तो ये नेगेटिव करंट यहाँ पे शो करेंगे हम। यहाँ पे हम लूज़ करंट यूज़ करेंगे क्योंकि इस बैटरी ने जो करंट है, इसमें जो इसका अपना वोल्टेज करंट ऊपर की तरफ जा रहा है उस पे वर्क करेगा और फिर इसके अंदर से करंट पास होगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होंगे और उसके बाद रेजिस्टेंस 2 है आपके पास, रेजिस्टेंस 2 पे भी आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो ये स्टूडेंट इस तरह ये करंट मूव नेगेटिव पे पहुँचेगा। तो यहाँ पे हम बैटरी पॉजिटिव लेंगे। इसको हम कैसे लेंगे, इसको हम मज़ीद भी डिस्कस करते हैं पॉइंट की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंडिंग पोटेंशियल चेंज फ्लोइंग रूल्स शुड बी अप्लाइड। हमारे पास दो रूल अपने अप्लाई करने हैं। पहला रूल है पोटेंशियल चेंज इज़ पॉजिटिव। पोटेंशियल चेंज को आपने पॉजिटिव लेना है इफ़ सोर्स ऑफ EMF इज़ ट्रैवर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जिस तरह आपके पास ये नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर मूव करेंगे, ठीक है, कोई भी चार्ज, तो आपने उसको क्या लेना है, पॉजिटिव टर्मिनल, अदरवाइज इज नेगेटिव। बाद अगर आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट मूव कर रहा है, ठीक है, लो टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, तो फिर आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर हाई टू लो पोटेंशियल जा रहे हैं तो फिर नेगेटिव लेना है। जिस तरह आप यहाँ से देख रहे थे कि आपका करंट यहाँ हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव करंट लेंगे, ठीक है। ओके, सेकंड रूल आपके पास ये होगा कि पोटेंशियल चेंज इज नेगेटिव इफ़ रजिस्टर इज ट्रैवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, अगर रजिस्टर्स की बात करें, अगर करंट आपके यहाँ से इस तरफ आ रहा है और रजिस्टर्स के अंदर से पास होता है, यहाँ पे आपने हमेशा इसको नेगेटिव ही लेना है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनको हमने नेगेटिव लेना है। चलें इसको हम प्रूव करते हैं तो फिर आपको मज़ीद इसकी समझ लग जाती है। एज किर्चॉफ्स सेकंड रूल इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, so across each terminal we find energy gain and lost then adding to get the result। आपके पास जो किर्चॉफ सेकंड रूल है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये MCQ लेकिन क्वेश्चन है। मसलन कि आपके पास जितना भी गेन करंट है, बैटरी जितना भी करंट प्रोड्यूस कर रही है वो इक्वल है जितना भी करंट इसमें लॉस हो रहा है। गेन करंट इज इक्वल टू लॉसिंग करंट के। तो फिर इसके हम रिजल्ट को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कहते हैं कि एनर्जी गेन है। एनर्जी गेन कहाँ पे होगी, जो भी बैटरी बड़ी होगी, बैटरी हमेशा दो होंगी, एक भी हो सकती है लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकती हैं। तो आपके पास अगर बैटरी दो हैं, आपके पास E1 बैटरी और ये E2 बैटरी है, तो आपके पास जो है E1 बैटरी, या ये देखना कि इनमें से बड़ी बैटरी कौन सी है। E1 बड़ी है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, उस पर करंट जो है वो एनर्जी गेन होगी, ठीक है। एनर्जी गेन कैसी होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी, E1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा की होगी। ये इक्वेशन कैसी आई स्टूडेंट, इस इक्वेशन को देखने के लिए हम ज़रा थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमने एक पोटेंशियल वोल्टेज डिस्कस किया था जिसको आपने देखा था V इज इक्वल टू, आपके पास एक इक्वेशन थी जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, V इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था W/Q, वर्क ऑन अ चार्ट टू ब्रिंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। वर्क आपके पास एक एनर्जी है, आप इसको E लिख सकते हो, ठीक है। एनर्जी जो वर्क जो आपके पास रजिस्टर 1 पे E2 पे जो यूज़ होगा इसको आप एनर्जी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय आपके पास कैपिटल Q आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये V है, V आपको पता है आपके पास EMF होता है, इसको आप E लिखोगे, ये EMF है, बैटरी की EMF है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या, किसकी इक्वल आ जाएगी, और इसको भी आप E1 लिख दो,
तो ये आप क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू, ये क्यू को मल्टीप्लाई करोगे वी के साथ तो आपके पास क्यू इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ये एनर्जी की इक्वेशन है स्टूडेंट, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन कैसे आई है वो आपने देखा, V इज इक्वल टू W/Q। वर्क जो है ये भी एनर्जी है और V आपके पास EMF है, तो E इसको लिख सकते हो क्योंकि E का यूनिट और V का यूनिट आपको पता है सेम होता है, वर्क ऑन अ चार्ज। E इज इक्वल टू E1Q1 आपने लिखा। चले, ये पॉइंट आपके पास क्लियर हुआ कि आपके पास जो इक्वेशन आई है ये वाली E1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा क्यू, इसमें E1 आपके पास है एनर्जी और E1 क्या है आपके पास, ये वोल्टेज है जिसको आप V लिखते होते थे, V को आप E भी कह सकते हैं, EMF है, और डेल्टा क्यू है। अब E1 पे जो है एनर्जी गेन होगी अक्रॉस E1, क्योंकि ये बैटरी बड़ी है, यहाँ पे एनर्जी गेन होगी तो इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, पॉजिटिव E1 डेल्टा क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। उसके बाद करंट यहाँ से मूव करता है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा रेजिस्टेंस 1 पे, यहाँ पे करंट लॉस होगा, ठीक है, इस पे एनर्जी लॉस होगी क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो E2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस E2 डेल्टा क्यू। माइनस E2 आपको पता है EMF है, डेल्टा क्यू यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्या शो कर रहा है कि एनर्जी लॉस हुई है इस रेजिस्टेंस पे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं E2 पे पहुँच जाते हैं। E2 पे क्या होगा, एनर्जी लॉस अक्रॉस, जी ये E2 है, सॉरी यहाँ पे आपको पता है ये स्मॉल बैटरी थी और ये हाई टू नेगेटिव करंट मूव कर रहा है यहाँ से, सही है, इस तरह लो टू हाई मूव कर रहा है। तो ये आपने पता है, इसको आपको पता है कि अपनी पॉइंट स्टडी किया था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा इस तरह करंट, अगर लो टू हाई पोटेंशियल जाएगा तो आपको पता है आपको एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी माइनस E2 डेल्टा Q2, और ये स्मॉल बैटरी है तो आप यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होंगे। और इसी तरह अगर बात करें एनर्जी लॉस अक्रॉस R1 पे जो रेजिस्टेंस है ये अभी आपने देखा, इस पे जो ड्रॉप होंगे वो आपके पास आएगा माइनस IR1 डेल्टा क्यू, ये वाली इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन कहाँ से आई, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। E2 है आपके पास, E है या V है, V की वोल्टेज V इज इक्वल टू IR होता है, वो लिखा है आपने, ठीक है, E2 या V ये एक ही बात है, ये EMF को शो कर रहा है और V आपके पास समझ ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो V इज इक्वल टू IR होता है, वो लिखा आपने, डेल्टा क्यू आपके पास आ गया। तो ये रेजिस्टेंस R1 की बात कर रहे हैं। ओके, अगर आप थर्ड रेजिस्टेंस जो आपके पास सेकंड रेजिस्टेंस ये वाली R2 है, इस पे जो वोल्टेज आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होंगे, एनर्जी लॉस होगी हमेशा, तो R2 इज इक्वल टू माइनस IR2 आ जाएगा डेल्टा क्यू। IR2 क्यों आया, क्योंकि यही इक्वेशन है, V या EMF या V आपके पास सेम होता है, जिसका इक्वेशन V इज इक्वल टू IR होम के लामा के मुताबिक होता है ना, IR इक्वेशन लिखिए, डेल्टा क्यू, ये आपने इक्वेशन लिख दी। E1 आपके पास आ गई E1 डेल्टा Q2, E2 आपके पास आ गई माइनस E2 डेल्टा Q। मसलन आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, यहाँ पे जो एनर्जी ड्रॉप होगी वो किसके इक्वल होगी, E1 डेल्टा Q के इक्वल होगी, और जो रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगी वो आएगी IR2 डेल्टा Q। अब इक्वेशन कहाँ से आई है, इसी से निकाली गई है, जिस तरह मैंने आपको ये भी आपको समझाया है, E1 जो है वो इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है, मतलब कि E1 और V है, V इज इक्वल टू IR स्टडी किया ना, ये एक ही बात है, EMF और वोल्टेज जिनका यूनिट सेम है। अब इन सबको एड अप करोगे, इक्वेशन नंबर 1, 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी E1 डेल्टा क्यू, आपने इसको ऐड किया। इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, इसको ऐड किया, लेकिन ये नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे करंट लॉस हो रहा है सेकंड बैटरी पे, ये स्मॉल बैटरी है इसलिए। और उसके बाद रेजिस्टेंस 1 पे जो करंट ड्रॉप हो रहा है वो आपके पास ये है, और रेजिस्टेंस 2 पे आपके पास ड्रॉप हो रहा है ये इक्वल टू सम है, ये टोटल वोल्टेज सम ऑफ V या सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन ले रहे हैं, आपके पास डेल्टा क्यू कॉमन आ रहा है, वो आपने कॉमन लिया, तो आपके पास जो इक्वेशन बची है वो आपके पास है E1 माइनस E2 माइनस IR1, जिसको आप लिख सकते हो, जो आपके पास रिजल्ट है E1 माइनस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। जो आपके पास E1 है ये पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से आपके पास करंट वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सॉरी प्रोड्यूस हुआ, गेन हुआ। यहाँ पे आपके पास R1 है, इसको IR V यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको आपने शो किया हुआ V इज इक्वल टू IR1 के। और इसी तरह यहाँ पे आपने E2 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आपके पास ड्रॉप हुए हैं, और ये R2 है, इसकी जगह पे आपने IR लिख देना है, विच इज़ इक्वल टू 0। इस तरह आप कोई भी सर्किट मौजूद हो आपके पास तो आप इस तरह पहले उसको फाइंड करेंगे। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है ऑफ सोल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम, इनको सॉल्व करने का कुछ स्टेप हैं हमारे पास जो हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम।
कोई भी आपके पास सर्किट है उसको आप ड्रा करेंगे जिस तरह की उसमें जितनी बैटरीज लगी हैं, जितने उसके अंदर लूप्स हैं और जितने उसके अंदर रेजिस्टेंस हैं, उन सब को आप बनाएंगे जिस तरह ये फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास गिवन होगी। मैं सोल्यूशन बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि आपने सर्किट डायग्राम करनी शो। दूसरा पॉइंट क्या करना है आपने इसको सॉल्व करने के लिए, चूज द लूप विच कंटेन एटलीस्ट वन रेजिस्टेंस। आप सर्किट चूज करेंगे, लूप चूज करेंगे, मतलब ये दो लूप्स होंगे इस तरह, आप चूज़ करेंगे ये वाला है I1 वाला या I2, इनको चूज़ करेंगे, इनको नाम देंगे ABCD का, और इनकी करंट की डायरेक्शन को भी आप देखेंगे। तीसरा पॉइंट आपके पास है अज्यूम अ लूप करंट इन ईच लूप विच मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपने यहाँ पे जो करंट लेना है ये चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव सॉरी क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, लेकिन ये एक बात याद रखना, ये दोनों लूप्स हैं या 3 लूप्स हैं या 4 लूप, जितने भी लूप्स हैं उनमें करंट ने आपने जो भी डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि सब किस जो अगर क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर रहे हो तो हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज सेलेक्ट कर रहे हो पूरे जितने भी आपके पास लूप है उसमें एंटी क्लॉकवाइज होने, ये आपने कंडीशन याद रखनी है। ओके, पहले आपने सर्किट डायग्राम बनानी, ड्रा करना है, उसके बाद आपने लूप जो रेजिस्टेंस है उनको आपने चूज़ करना है, फिर आपने क्या करना है डायरेक्शन को देखना है। तीसरा पॉइंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी वाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन लेनी है सब में सेम लेनी है। फोर्थ पॉइंट में फिर आपने क्या करना है, राइट द लूप इक्वेशन फॉर सेलेक्टेड लूप्स अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स फर्स्ट वोल्टेज रूल। फिर आपने जो भी आपने रूल देखा था हाई बैटरी से लो बैटरी, जितने भी आपने उसके लिए अपनी इक्वेशन ड्रॉ करनी है जिसको हम आगे एग्जाम्पल्स में करते हैं। सॉल्व दीज इक्वेशन फॉर अननोन क्वांटिटीज़। फिर हम यहाँ पे अननोन क्वांटिटी जो जितनी भी होगी हमारे पास, जैसे फार्मूला आपने देखा था उसमें जो अननोन क्वांटिटीज होगी उसमें आप पुट कर देंगे। ओके, कम्प्लेक्स नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, अ सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ मैनी रजिस्टर्स एंड मोर देन वन वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नेटवर्क। जो भी आपने नेटवर्क स्टडी की है जिसके अंदर नोड होंगे, नोड किसे कहते हैं, पॉइंट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट ज्वाइन। नोड किसे कहते हैं, जिसमें 2 सर्किट ज्वाइन होंगे, जो भी मैं दिखाएं आपको फिगर में, बल्कि आगे भी दिखाता हूँ। असेंशियल नोड किसे कहते हैं, नोड वेयर 3 और मोर सर्किट एलिमेंट ज्वाइन। ब्रांचेस क्या हैं, पाथ दैट कनेक्ट 2 नोड्स। जिस तरह आप देख रहे हैं ये आपके पास जो है ये ब्रांचेस हैं, एक यहाँ से आपको पता है कि ये ब्रांच जा रही है और आगे C पॉइंट से एक ब्रांच आगे जा रही है। नोड क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं नोड्स हैं, ये यहाँ पे 2 सर्किट आपके पास जो मौजूद है, 3 नोड्स हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एक लूप है, इसके अंदर ये एक वोल्टेज बैटरी V1 है और ये आपके पास रेजिस्टेंस R1 है, R2 है। इनको अपने पहले नाम देने, क्योंकि आपके पास ऐसे मौजूद होगा, इस तरह की इक्वेशन आएगी, आप इनको नेम्स देंगे। V1 बैटरी है, V2 है, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू गिवन होगी बैटरी बड़ी कौन सी स्मॉल कौन सी है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव कैसे लेना और नेगेटिव कैसे लेना, इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।